किती लक्ष होतं मला माहिती नाही, मी कोणावर दोष देणार नाही, परंतु 50% घोषणा करून फक्त 40% एसटी कामगारांना पगार देणाऱ्याचं गुणांकन कसं येतं हा माझा प्रश्न आहे। या सगळ्याच्या मध्ये कालच पृथ्वीराज बाबा यांचं एक वक्तव्य आलं की सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार महाराष्ट्रामध्ये जर आपण ज्या कारवाया झाल्याच्यात बघितलं तर मागच्या काळामध्ये महाराष्ट्रात वाढलेल्या आहे। कायदा सुव्यवस्थेचे विषय बघितले तर सगळ्यात जास्त हत्या मागच्या महिन्यात नागपूरमध्ये 14 हत्या झालेल्या, 14। आणि या सगळ्याच्या मध्ये या हत्या जर बघितल्या तर अशा कुठे चोरून लपून नाही तर मनकापूर, हुडकेश्वर, सीताबडी, अंबाझरी, यशोधरा, पारडी, पाचपाखाली, पाचपावली, जरीपटका, कोतवाली, वाडी अशा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेली आहे। थोडक्यात वर्दळीच्या ठिकाणी अशा पद्धतीने आत्महत्या घडलेल्या आहे। कृषी विभागाला याच्यात गुणांकन दिलेलं आहे आणि या कृषी विभागाचं जर बघितलं तर या सरकारने आता 1 रुपयात पीक विमा बंद केलेले करण्याची घोषणा परवाच केली। निश्चित याच्यात भ्रष्टाचार झाला, पण भ्रष्टाचार होत असताना ज्या पद्धतीनं नवीन खरीप असेल, रब्बी असेल, वेगळे पिकं असतील, नगदी पिकं असतील, याला शेतकऱ्याचा वाटा 2% पासून 5% पर्यंत करण्याचा निर्णय झाला। भ्रष्टाचार झाला म्हणून पूर्णपणे पीक विमा योजना बंद करणं चुकीचं आहे। आणि नवीन आता केंद्राने जे आदेश काढला किंवा नियम केलेला आहे पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर पीक विमा, मला असं वाटतं याच्यात कमीत कमी शेतकरी येणार काळात बसतील अशा प्रकारची खबरदारी सरकारने घेतलेली आहे। हे सगळं करत असताना फक्त मराठवाड्यात कालपर्यंत 1 जानेवारी पासून 289 आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आहेत। 289 आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आहे। विम्यामध्ये 10,000 कोटी रुपये कंपन्यांनी कमवले, विमा कंपन्यांनी, परंतु शेतकऱ्याला 2023चा खरीपाचा विमा आणि 2024चा सुद्धा मिळाला नाही, पण 2023चा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बाकी आहे। आणि राज्याचे मंत्री, कृषी मंत्री म्हणतात की कर्जाच्या रकमेतून किंवा पंतप्रधान सन्मान योजनेतून येणाऱ्या पैशातून शेतकरी लग्न व साखरपुडे करतात, अशा पद्धतीचं वक्तव्य राज्याच्या कृषी मंत्र्याचं आहे। ॲग्रीस्टॅक नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे कृषी विभागासाठी। या ॲग्रीस्टॅकच्या योजना आताच्या घडीला कृषी आणि महसूल याच्यामध्ये मला वाटतं कोणतंही एकमत होत नाही, म्हणून एक चांगली संकल्पना असणारं मला असं वाटतं ही योजना आजही चांगल्या स्थितीत चालू नाही आहे। गृह विभाग मला असं वाटतं आपल्याला सांगण्याची गरज नाही, मागचं सरकार आल्यापासून ज्या ज्या घटना घडल्या, मग परभणीची घटना असेल, बीडची घटना असेल, साहेब अलीवर हल्ला असेल, नवी मुंबईमध्ये चिमुकलीवर अत्याचार असेल, स्वारगेटची घटना असेल, करजगी जत तालुक्यात 4 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झाला, 100 दिवसात 2100, पुन्हा एकदा 100 दिवसात 2100 महिला अत्याचाराची प्रकरणं या महाराष्ट्रात झालेली आहेत। म्हणजे त्याच्यात एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलीची छेडछाड सुद्धा सहभाग आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं या विषयाकडे सरकार ज्या घोषणा करतं त्या चुकीच्या आहेत। कर्जमुक्तीची घोषणा सरकारने केली होती, सरकार आल्या करू, ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झालेलं आहे, कर्जमाफी होत नाहीये। भावांतर योजना याच्याविषयी प्रत्यक्ष देशाच्या पंतप्रधानांनी येऊन घोषणा केली होती, भावांतर योजना आहे। ही भावांतर योजना मार्केटमधले जो भाव आहे त्याचा ॲव्हरेज काढून भाव द्यावा अशा पद्धतीचा एक डिटेल्स त्याला मी सांगत नाही कारण फार वेळ जाईल त्याच्यात, परंतु भावांतर योजना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झाली होती, याची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी आत्ताच्या घडीला झालेली नाही आहे। मागच्या वर्षीपेक्षा 32% आत्महत्येचं प्रमाण आजचं जर 1 मेचं घेतलं आपण, 30 एप्रिलचं काढलं तर मागच्या वर्षीच्या जेवढ्या आत्महत्या घडलेल्या त्याच्यापेक्षा 32% आत्महत्या या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडलेल्या आहेत।
त्याचप्रमाणे भूसंपादन कायद्यात बदल केलेला आहे। जीएसटी कमी करण्यासाठी रासायनिक खतं, कीटकनाशक या आवश्यक आजारावर आपण कमी करण्याची मागणी केली होती, हेही सरकारने कुठे केले। लाडकी बहीण जी योजना आहे, मला वाटतं या योजनेची आपल्याला सगळ्या पद्धतीने डिटेल्स माहिती आहे। 8 लाख महिलांना 100 दिवसामध्ये ज्या विभागाचा 1 नंबर आला असं सांगतात मुख्यमंत्री, 8 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून गाळलेलं आहे। 8 लाख। पिंक रिक्षाचा कार्यक्रम या विभागाचा आहे, हाही पूर्णपणे फेल्युअर कार्यक्रम आहे। पाणी पुरवठ्याविषयी सरकारने म्हटलं, मला असं वाटतं परवाच कॅबिनेट मंत्री एक नरहरी झिरवळ यांनी म्हटलं की जलजीवन मिशन ही योजना पूर्णपणे पंतप्रधानांची संकल्पना पूर्णपणे आजच्या घडीला बारगळलेली आहे। महाराष्ट्रातील 1.31 लाख म्हणजे 89.71 ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी केल्याचा दावा केला जातो, परंतु आम्ही रोज फिरतो, मला वाटतं नळ जोडणी झाली असेल परंतु पाणी या नळामध्ये कुठेही नाही। आपण सगळं बघितलं असेल, एक छोटीशी मुलगी 12 वर्षाची, यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यात 12 वर्षाची वेदिका चव्हाण नावाची मुलगी पाणी आणण्यासाठी नदीवर गेली असताना तिचा बुडून मृत्यू झालेला आहे। नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यात बोरचिरीवारी गावात एक दोराच्या मदतीने महिला हंडाभर पाण्यासाठी कशा पद्धतीनं खाली उतरली विहिरीत, आपण हे चांगल्या पद्धतीने जीव धोक्यात घेऊन पाहिलेलं आहे। एसटीचं मी सांगितलं की एप्रिल 2024 पासून एसटी महामंडळाने 89,000 कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे 1200 कोटी रुपये, ग्रॅज्युएटीचे अंदाजे 1100 कोटी रुपये म्हणजे एकूण 2300 कोटी रुपये ट्रस्टमध्ये जमा केलेले नाहीत अजूनही, आणि या एसटीला यांनी 5वा नंबर दिलेला आहे। आरोग्याची जर स्थिती बघितली तर मला असं वाटतं तनिषा भिसे प्रकरण आपल्या महाराष्ट्रातच घडलेलं आहे। मागच्या काळामध्ये मागच्या या वर्षभरात या 1 जानेवारी पासून 150 मातांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी आपल्याकडे आहे। मग 100 दिवसाच्या कार्यक्रमात याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी काहीही केलेला नाही। त्याचप्रमाणे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या घटना घडतात, एक कोल्हापूरला घटना 21 एप्रिलला घडली की एक 23 वर्षाच्या तरुणाचा अपघात झाला, रुग्णवाहिका मिळावी म्हणून त्याच्या मित्रांनी प्रयत्न केला पण त्याला रुग्णवाहिका न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला। मला असं वाटतं हे या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये घडलेले दररोज 40 लोक अपघातातून आत्ताच्या घडीला या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं देहावसान होत आहे। या राज्यातील सरकारला आपल्या आश्वासनाचा विसर पडलेला आहे। 100 दिवसात विजन महाराष्ट्र 2029 सादर करू असं सांगितलं होतं, अजूनही सादर झालेला नाही। शेतकरी सन्मान निधीमध्ये 12,000 वरून 15,000 रुपये वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, अजूनही झालेली नाही। मी भावांतर योजनेचं बोललो, सोयाबीनसाठी एमएसपीच्या 20% पर्यंत भावांतर योजना अजूनही लागू झालेली नाही। वृद्ध पेन्शन धारकांना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं, अजूनही झालेलं नाही। कर्जमाफी करू, अजूनही झालेली नाही। महिला सुरक्षेसाठी 25,000 महिलांचा पोलीस दलात समावेश करू, कोणतीही सुरुवात नाही। लाडकी बहीण योजनेचा 2100 रुपये हप्ता करू, कोणतीही हालचाल नाही। अंगणवाडी व आशा सेविकांना 15,000 रुपये पगार देऊ, अजूनही काहीही झालेलं नाही। महाराष्ट्रातील गड किल्ल्याचे रक्षण करण्यासाठी दुर्ग विकास प्राधिकरण स्थापन करू सांगितलं, कोणतीच हालचाल नाही। त्याचप्रमाणे आनंदाचा शिधा, तीर्थदर्शन योजना या योजना सरकार येताच पूर्णपणे बंद झालेल्या आहे। हे सगळं होत असताना या राज्यातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांवर परवाच एक गुन्हा दाखल झाला। शेतकऱ्याच्या नावावरून 8,86,00,000 कर्ज काढलं, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पैसे दिले गेले नाही असा जो एक केस चालू होती, ही राज्याच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यावर या प्रकरणात शेतकऱ्याच्या नावावर कर्ज काढण्याची एक केस, एक गुन्हा
राज्याच्या मंत्र्यावर दाखल झालेला आहे। धनंजय मुंडेंच्यावर आरोप तर झालेले आपल्याला माहिती आहे, जयकुमार रावलावर आरोप झाले, माणिकराव कोकांटेवर सुद्धा कोर्टाने ताशेरे ओढलेले आहेत, जयकुमार गोरे यांच्यावर सुद्धा आरोप झालेले आहेत। म्हणजे राज्यातल्या मंत्र्यावर अशा पद्धतीने आरोप झाले आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं, राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर या दोन व्यक्तींनी छत्रपती शिवरायांचा अवमान करूनही पाहिजे तशी ठोस कारवाई सरकारने केलेली नाही। वाटतं राहुल सोलापूरकर किंवा प्रशांत कोरटकर कोणाशी संबंधित दिसतात, यांचे फोटोज, यांचा सोशल मीडियावरचे अकाउंट जर बघितले, यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा विषय वेगळ्या पद्धतीने वक्तव्य करूनही यांच्यावर कोणती ठोस कारवाई झालेली नाही। आज राज्याचे जे वेगवेगळे विभाग आहे याच्यात प्रामुख्याने प्रलंबित वेगळ्या पद्धतीने बिल आहेत कॉन्ट्रॅक्टरांचे, कॉन्ट्रॅक्टर आंदोलन करतात, काम सगळे विकासाचे ठप्प झालेले आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 46,000 कोटी रुपये द्यायचे बाकी आहेत, जलजीवन मिशनचे 18,000 कोटी रुपये द्यायचे बाकी आहेत, ग्राम विकास विभागाचे 8,600 कोटी द्यायचे बाकी आहेत, जलसंधारणाचे 19,700 कोटी रुपये द्यायचे बाकी आहे। आणि मला असं वाटतं हे महत्त्वाचे खाते मी आपल्याला सांगितलेले आहे। या राज्यामध्ये काही निर्णय नको, जनतेला नको असलेले निर्णय मुद्दामून घेतले जातात। त्या शक्तीपीठ महामार्गाला जनता विरोध करून असूनही सरकार जवळपास 11,500 हेक्टर सुपीक जमिनीचं अधिग्रहण करते। सामान्य जनतेच्या खिशातून जो स्टॅम्प होता, मुद्रांक, आता 1,000 रुपयाचा जो 100 रुपयाचा लागत होता तो 1,000 रुपयाचा आता लागतोय। महाराष्ट्रामध्ये सीबीएसईच्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जावं याचा एक जबरदस्ती सरकार करतं। मला असं वाटतं एसएससी बोर्ड अतिशय सक्षम, मराठीला प्राधान्य देणारं, मातीशी जुळलेलं अशा पद्धतीनं एसएससी बोर्ड असताना मातृभाषेवर शिक्षण देण्यावर एक पद्धतीनं घाला घालण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय। हिंदी जबरदस्ती हिंदीनं लादण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, पण जनरेट्यामुळं हा निर्णय सुद्धा सरकारला वापस घ्यावा लागलेला आहे। थोडक्यात सांगण्याचा मुद्दा, हे गुणांक दिलेले आहे, हे कोणतं तरी उगाचच्या उगाच एखाद्या विषयावर लक्ष हटवण्याचा हा प्रकार आहे। राज्य सरकार विकासाच्या दृष्टीने ठप्प झालेलं आहे, आर्थिक स्थिती राज्याची डबघाईला गेलेली आहे, कायदा व्यवस्था ठिकाणावर नाही, शेतकऱ्यांची परिस्थिती अवघड आहे। आता येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना कर्ज लागणार आहे, कर्जमुक्ती देणार मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकवलेलं आहे। आणि जर कर्ज थकलेले असतं तर येणाऱ्या काळात या शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देतील का, हा सुद्धा प्रश्न येणाऱ्या काळात मोठा उभा राहणार आहे। आणि म्हणून राज्य सरकारने जाहीर केलेलं गुणांकन हे फसवं आहे, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणार आहे। मला असं वाटतं राज्य सरकारने ताकद असेल तर जाहीर करावं आणि जनतेचं मत घ्यावं की खरोखर गुणांकन किती आहे। मग राज्य सरकारला स्पष्ट सांगायचं त्यांची अवकात या गुणांकनातून, जनतेने दिलेल्या गुणांकनातून स्पष्ट होईल। एकूणच या निकालाकडे तुम्ही कसं बघता? म्हणजे तुम्ही तर सविस्तर सांगितलेलं आहे, मात्र या निकालामध्ये म्हणजे काय निकाल फिक्स होता, पैशामध्ये कॉपी झालेली आहे का पेपर फुटलेला आहे, तुम्ही कसं बघता? नाही, याच्यात आता तुम्हाला पण चांगल्या पद्धतीने ज्या पद्धतीनं गुणांकन दिले याला कोणताही अर्थ नाहीये। कोणतं आता मी सांगितलं ना, पालघर एसपी 1 नंबर कसा येऊ शकतो? सगळ्यात जास्त अवैध पद्धतीनं गुजरात मधून काही येत असेल तर ते पालघर एसपीच्या आशीर्वादानंच येतं। आणि 1 नंबरवर एक्साइज मध्ये आताच्या घडीला ज्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या पॉलिसीच्या माध्यमातून होम डिलिव्हरी द्यायचं बंदी आहे, तरी वेगवेगळ्या कंपन्या होम डिलिव्हरी दारू पुरवतात। एक्साइजने काय कारवाई केली? बिलकुल केलेली नाही। वाटतं याच्यात जर वेगवेगळे विषय जर मांडायला गेले एक्साइजचे डिटेल, मला वाटतं मी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हे मांडलेले आहेत, पुन्हा एकदा मांडू। परंतु ही डिपार्टमेंट आत्ताच्या घडीला भ्रष्टाचाराची मोठी पूर्ण जमलेली आहेत। आणि मी सांगतो की पालघरच्या एसपीच्या ज्या पद्धती आहे, जर आता तुम्ही बघितलं असेल तिथं जाऊन एखाद्या दिवस बघा की कशा पद्धतीने तिथं धंदे चालतात।
लॉ अँड ऑर्डर कशा पद्धतीने बर्बाद झालेली आत्ताच्या घडीला, आणि याला 100 मार्क कुठून पडू शकतात. महिला बालकल्याण विभागाच्या खात्यातले वेगळे विषय बघा. मी काल एका ग्रामसभेला उपस्थित होतो, तिथल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका कशा पद्धतीनं भूमिका मांडत होत्या त्या बघा. आणि म्हणून मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं एक जनतेचं लक्ष हटवणं आम्ही काहीतरी वेगळं करतो. जनतेला स्वतःला दररोजच्या विषयात इंटरेस्ट आहे, तुमच्या गुणांकनात इंटरेस्ट नाही. गृहमंत्री अमित शाह येऊन गेले, त्यांची खासदार एकंदरीतच खानपानाची व्यवस्था आदित्य तटकरे किंवा त्यांच्या परिवाराकडे होती, तर त्याची बक्षीस नाही. तो मला असं वाटतं तो स्वतंत्र विषय आहे. आता येऊन गेले त्याच्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे का 2 कोटी रुपयाचा हेल्पॅड केला, हे माहिती आहे. आणि येऊन गेल्यानंतर ते टेंडर निघालं. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं तो विषय आणि हा विषय येऊन गेले वगैरे व्यक्तिगत कोणी कोणाच्या घरी जाऊ शकतं, त्याच्याविषयी मी बोलणार नाही. परंतु आता तुम्ही सांगा ना की 8 लाख महिलांचं लाडकी बहीणचे पैसे कमी झाले, मग त्या डिपार्टमेंटला नंबर कसा येऊ शकतो? कोणते लोक खुश आहे जरा विचारा. हे पहा, मी कालच हे सगळं आल्यानंतर मुद्दाम त्या खात्याच्या मंत्र्यांचं वाचलं. डिसेंबर महिन्यात याच खात्याच्या मंत्री आदितीताई तटकरे यांनी सांगितलं होतं की मार्च महिन्यात आम्ही 2100 रुपये देऊ. डिसेंबरचं वक्तव्य आहे आदिती तटकरे यांचं की मार्च महिन्यामध्ये आम्ही लाडक्या बहिणीचे 2100 रुपये देऊ. उलट यांनी पंतप्रधान सन्मान योजनेत असणाऱ्या महिला ज्या आहेत यांचे 1000 रुपये कमी केलेले आहे. म्हणजे यांचं नाव पंतप्रधानमध्ये आहे, परंतु यांना लाडकी बहिणीचा लाभ मिळत होता, त्यातून 1000 रुपये मायनस केलेले आहे. कुठच्या तरी विषयाला लपवण्यासाठी हे जे गुण ते दिले गेले किंवा विषय आले गेले, काय विषय असेल किंवा काय लपवते सरकार? मी सांगितलं ना, आर्थिक स्थिती कॉन्ट्रॅक्टर्सचं किती देणे पाहिलं तुम्ही. आज जे काही मागच्या काळात कॉन्ट्रॅक्टर्सचे बिल्स आले एप्रिल मार्च नंतर, समजा एखाद्याचे 1 कोटी बाकी असेल तर त्याला बिल किती आलं माहिती आहे? 1.5 लाख 2 लाख रुपये. आता तो पुढचं काम कसं करणार? मी कॉन्ट्रॅक्टरांची बाजू घेत नाही. काही कॉन्ट्रॅक्ट मागच्या काळात मंजूर झालेले थांबवलेले, त्याच्यात नंतर येऊ आपण त्याच्यावर. जे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना झालेले टेंडर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स मोठ्या प्रमाणावर थांबवलेले, आता थांबवल्याचे कारण स्पष्ट झाले पाहिजे की त्यावेळेस चुकीचे झाले होते म्हणून तुम्ही थांबवले असेल तर तसं स्पष्ट झालं पाहिजे. परंतु राज्य आर्थिक स्थितीत आत्ताच्या घडीला योग्य वळणावर नाही. आताच्या घडीला कोणत्याही प्रकारे वेगळे प्रकल्प सरकार करू शकत नाही. आणि हे सगळं असल्यामुळं मला असं वाटतं जनतेचं लक्ष विचलित करणं, चर्चा याच्यावर करणं. मग लोक म्हणतात बाबा याला इतके टक्के, त्याला त्याच्यातच 8 दिवस लोक घालवतात. लोकांना काय आपल्या हे पण मी कोणत्या एका शहराचं नाव घेणार नाही, पण बोगस पीक विम्याचे अनेक प्रकरणं 5च्या ठिकाणी 50 लिहिणं, 50च्या ठिकाणी 500 लिहिणं, पंचनामे चुकीचे करणं, जमीनच नसताना सातबारे नसताना त्याच्यात खाडाखोड करणं, असे अनेक प्रकार झालेले आहे. याच्यात एक मोठी टीम काम करते. कोण असेल मला माहिती नाही, परंतु एक मोठी टीम काम करते आणि याच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. याच्यामुळं मूळ जे मुख्य शेतकरी ज्याला गरज आहे त्याला लाभ मिळण्याच्या ऐवजी जे मुळात शेतकरीच नाही, ज्यांनी बोगस नोंदणी केली, बोगस विमा काढला, त्यांना लाभ जाणीवपूर्वक दिला गेला. आणि याच्यात प्रशासन जसं सहभागी आहे, विमा कंपन्या सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी आहे. हिंदी राज्य सरकार ने जिस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट को
अलग अलग मार्क्स सिस्टम जो दी है ये पूरी बोगस है। अप्रैल महीने में अलग मार्क्स थे, एक महीने में ये मार्क्स बदल गए हैं। इतना एक महीने में कोई डिपार्टमेंट में इतना सुधार या इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। जिस प्रकार राज्य में कृषि व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है, 1 रुपए में जो पीक बीमा था वो कैंसिल किया गया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बातें कहते हैं वो किसानों को जिस प्रकार उनके जख्म पर नमक छिड़ने जैसी बातें राज्य के कृषि मंत्री कहते हैं। राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है सब में ज्यादा खराब नागपुर में हो रही है, मुंबई में तो ऑलरेडी खराब हुई है। एसटी के जो वर्कर्स है उनको 50% पेमेंट देने का तय किया था, वो 40% दिया है। जो एसपी को 1 नंबर दिया गया बाला साहब पाटिल, पालघर में बड़ा करप्टेड एसपी है। यहां से सब में ज्यादा गुटखा ड्रग्स इस महाराष्ट्र में गुजरात से आते हैं, उसको संरक्षण बाला साहब पाटिल देते हैं, उनका नाम यहाँ एक नंबर पे आया है। जिस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट है, फिर होम होगा, ऊर्जा, जीएडी, डीजीआईपीआर, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, ये सब डिपार्टमेंट के जो मार्क्स अगर देखे जाए तो अप्रैल से अभी डबल और ट्रिपल तरीके से बढ़े हैं। मैं समझता हूँ सरकार जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटा के अन्य जगह लगाने के लिए इस प्रकार काम कर रही है। राज्य सरकार का गुणांकन देने के सिस्टम में आज देखा जाए तो राज्य सरकार में कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिल सक रहा है। आज कितने इश्यूज है, जैसा बीड के केस में एक आरोपी अभी तक मिला नहीं है, संतोष देशमुख केस में। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पिछले 100 दिनों में 2100 महिलाओं पे अत्याचार की घटना घटी है। कर्ज माफी किसानों को देने की घोषणा बीजेपी ने की थी, इसके बारे में सरकार कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, इसमें से 8 लाख महिलाओं का नाम कैंसिल हुआ है और इस डिपार्टमेंट को सरकार 1 नंबर दे रही है। जल जीवन मिशन बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री महोदय जी की, लेकिन आज इस योजना को सिर्फ हर घर नल लगा है, जल इससे नहीं पहुंच रहा है। महाराष्ट्र में हर जगह पानी की किल्लत हो रही है। कई जगह एक छोटी लड़की पानी निकालने गई नदी में तो वो डूब कर मरी, ऐसी घटना इस महाराष्ट्र में हुई है। और इसलिए सब बातें देखा जाए, हेल्थ के बारे में भी महाराष्ट्र में अभी के बारे में देखा जाए तो जो घटना पीछे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में घटी, तनिषा भिसे प्रकरण, ये भी देखा जाए तो महाराष्ट्र की आरोग्य व्यवस्था किस प्रकार है ये देखने को मिलता है। जो विजन महाराष्ट्र योजना डिक्लेयर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, अभी भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। उन्होंने शेतकरी सम्मान निधि बढ़ाने का वायदा किया है, अभी भी नहीं बढ़ाई है। उन्होंने जो वृद्ध है उनको पेंशन बढ़ाने का डिक्लेरेशन किया, वो भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी आशा सेविका, इनके लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा की, वो भी अभी नहीं हुआ है। इसी प्रकार आनंदाचा शिधा और तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी है। राज्य के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, इन पे एक गुनाह दर्ज हुआ है नगर में कि जिन्होंने किसानों के नाम पर 8 करोड़ 86 लाख रुपए का कर्जा लिया और ये पैसे किसानों को दिए नहीं थे, इस प्रकार का गुनाह रजिस्टर हुआ है। राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे जी का आरोप लगे, आपको पता है, जयकुमार जी रावल, मानिकराव जी कोकाटे, जयकुमार गोरे, इन पे आरोप लगे हैं। और सब में मेन इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करने वाले पे जो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी वो हुई नहीं है। फिर राहुल सोलापुरकर होगा या प्रशांत कोरटकर होगा। इसी प्रकार राज्य के डेवलपमेंट के जो मुख्य विभाग है जिसमें
पीडब्ल्यूडी है जिसके 46,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर के देना बाकी है। जल जीवन मिशन में 18,000 करोड़ रुपए देना है। ग्राम विकास के 8,600 करोड़ रुपए देना है। जल संधारण में भी वैसी स्थिति है, 19,700 करोड़ रुपए देना बाकी है। और राज्य सरकार इस प्रकार जो योजना की जरूरत नहीं, ये योजना भी लाने का प्रयास कर रही है। जैसा शक्तिपीठ महामार्ग होगा, सीबीएसई पैटर्न लाने का और एसएससी बोर्ड हटाने का ये प्रयत्न राज्य सरकार कर रही है। इसी प्रकार हिंदी को जबरदस्ती करने का प्रयत्न भी राज्य सरकार ने किया, लेकिन जनता ने वो प्रयत्न भी राज्य सरकार का यशस्वी नहीं होने दिया। इस प्रकार ये सरकार सिर्फ गुणांकन तो करती है, लेकिन ये गुणांकन सरकार ने नहीं, जनता का गुणांकन होना चाहिए। मैं सरकार को आह्वान देता हूं खुला कि उन्होंने अपना गुणांकन जनता के सामने रखना और जनता से मंगाना कि हम सही में इसमें गुण प्राप्त करने लायक है या नहीं। फिर सरकार को समझेंगे कि सरकार की स्थिति क्या है। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े किए। हाल फिलहाल में हमने देखा कि सरकार ने खुद डेटा दिया कि कैसे महाराष्ट्र में 5,000 से अधिक पाकिस्तानी रहते हैं। अब एक नई पहल शुरू की जा रही है, इलीगल इमिग्रेट यानी बांग्लादेशी की धरपकड़ करने का। किरीट सोमैया इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे राज्य में जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, वो लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहीं की सरकार इंटेलिजेंस पर भी फेल हुई है और उन्हीं की सरकार में उन्हीं का मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, बांग्लादेश या पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो कोई नागपुर से एंट्री नहीं करते, वो कोई पालघर से एंट्री नहीं करते, वो कोई जलगांव से एंट्री नहीं करते, वो तो बाउंड्री से एंट्री करते हैं। फिर बांग्लादेश बाउंड्री होगी या पाकिस्तान बाउंड्री होगी। मैं समझता हूं इसमें केंद्र सरकार ने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे आते लोग यहाँ पे, और तुम किसके खिलाफ बात कर रहे? सरकार तुम्हारी है इस महाराष्ट्र में, इस देश में, तो जिम्मेदार आप हो ना। जिस प्रकार किरीट सोमैया, सही बोलते, किरीट सोमैया की जो सिक्योरिटी वो निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किरीट सोमैया वर्तन कर रहे हैं, चलो लीगल इससे वर्तन करना चाहिए, कंप्लेंट देना चाहिए, पुलिस को तहकीकात करने की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेशी आ रहे हैं तो इसको सरकार रोकने में नाकामयाब रही है, ये मैं समझता हूं। और पाकिस्तानी लोगों का जो घोषणा की, डीसीएम साहब अलग बोलते हैं और सीएम साहब अलग बोलते हैं। कुछ लोग है ऐसा, लोगों ने कहा, सीएम साहब ने बताया कि कोई भी नहीं है, कोई गायब भी नहीं है, कोई फरार भी नहीं है। तो सरकार में इसमें क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत है। और सब में मेन, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सीमा का संरक्षण करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी अगर वो अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे तो उसको जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सर, महाराष्ट्र दिन था, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। सर, विपक्ष ने कहा है, सरकार ने कई आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे अब वो पहले वाले उद्धव ठाकरे नहीं रहे। इसका मतलब इतने अहम दिन पर, महाराष्ट्र दिन के मौके पर वो छुट्टियां मना रहे बाहर, वो यहाँ होना चाहिए था, ये दिन मनाना। ये देखो, उनका कुछ निजी आयुष्य है या नहीं है, और वो महाराष्ट्र दिन में यहाँ नहीं रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र से उनको प्यार नहीं, ऐसा मतलब हो सकता है क्या? मैं बाहर जाके महाराष्ट्र से प्यार नहीं कर सकता है? जो महाराष्ट्र की जनता विदेश में होकर महाराष्ट्र से प्यार नहीं करती है? कुछ तो अलग बात रखना, उसमें कोई मतलब नहीं है। सर, जाति जनगणना की बात करते हैं, सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। पहले इस फैसले को आपके से देख रहे, दूसरा सवाल ये है कि अब क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी मांग की चलती पूरा बात, वही अखिलेश यादव कह रहे, ये दोनों प्रश्नों को आप किस तरह से देख रहे? पहले सरकार के फैसले को, देखो, मैं समझता हूं कि राहुल जी गांधी पिछले कई सालों से जातीय जनगणना का प्रस्ताव रख रहे हैं बार बार, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके तो अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी तक सबने जातीय जनगणना का विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमने भी ये मांग जो कांग्रेस ने की थी विधानसभा लोकसभा में, हमने भी इस मांग को सपोर्ट किया था। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने अभी 2 दिन पहले जातीय जनगणना का डिसीजन लिया है। भारतीय जनता पार्टी की इसके खिलाफ बात थी,
अभी आने वाले समय में जो सवाल राहुल जी गांधी ने खड़ा किया है वो सही है कि सिर्फ घोषणा तो है क्या, कि इसके समय सीमा तय होना चाहिए कि तुम जातीय जनगणना 1 साल में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे। और इस जातीय गणना के बाद जैसा भी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का इश्यू है, इसको 50% की मर्यादा हम बाजू को हटाने तक ये मराठा आरक्षण नहीं दे सकते। पिछले समय 2-3 महीने पहले बिहार में भी 65% आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा की थी, वैसा डिसीजन लिया था और मेरे मालूमात के हिसाब से उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कराया था। तो आने वाले समय में इसके बारे में भी सरकार ने घोषणा करने की जरूरत है कि जातीय जनगणना होने के बाद जिस जाति की जनगणना जितनी होगी, जितना प्रतिशत आएगा, उस प्रकार उनको रिजर्वेशन देने वाले हैं क्या। जातीय जनगणना का उद्देश्य तो वही है ना, आने वाले समय में ये देना चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं ना। तो जातीय जनगणना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो इसके विरोध में थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के पोपट अलग अलग बातें कर रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब इसी प्रकार गुणांकन जैसा वो भी प्रकार है। मैं समझता हूँ ये मांग कांग्रेस ने, राहुल जी ने की थी। सर, जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की जातीय जनगणना का, उसके बाद कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, प्रकाश आंबेडकर की बात करो, कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ये फैसला इसलिए अनाउंस किया क्योंकि पहलगाम को मुद्दे को भटकाने के लिए, शिवसेना इसको क्या वाकई पर मुद्दा भटकाने के लिए फैसला लेंगे? बिहार चुनाव को देखते हुए नहीं, इसीलिए उन्होंने समय सीमा अगर डिक्लेयर की तो हम इसमें समझेंगे कि राजनीति नहीं है, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ, समय सीमा इसका क्लेरिफिकेशन है, तो ये राजनीति है, ये समझने को क्या मुद्दा भटकाने के लिए पहलगाम मुद्दा? नहीं, मैं नहीं समझता। पहलगाम मुद्दा अलग है, जातीय जनगणना मुद्दा अलग है। पहलगाम के लिए तो पूरा देश एक होकर पहलगाम की घटना के बारे में जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है पाकिस्तान, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश की भूमिका है, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं, तो पूरे देश की भूमिका है और वो भूमिका के साथ पूरी जनता है, पूरा देश है। मैं समझता हूँ वो मुद्दा अलग है, जातीय जनगणना मुद्दा अलग है। सर, पहलगाम के मुद्दे को लेके लगातार प्रधानमंत्री की कांग्रेस अटैक कर रही है, बयानबाजी कर रही है। उन्होंने हाल ही में पोस्टर की एक ट्वीट भी किया था जो बिना कटा वाला था। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का बयान करना सही है, उनको टारगेट करना? क्यों गलत है? प्रधानमंत्री देश में आते हैं कतार से और सर्वपक्षीय मीटिंग में सहभागी होने के बजाय बिहार में चुनावी प्रचार करते हो, तो कांग्रेस ने टीका करना गलत क्या है? उसकी तरह नहीं देखते अंधभक्त बीजेपी कि प्रधानमंत्री देश में है। अभी तक के मीटिंग देखो, सर्वदलीय बैठक किसने ली? प्रधानमंत्री ने लेने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय मीटिंग छोड़ के बिहार में चुनावी प्रचार को जा रहे हैं, उसके बारे में जनता मीडिया सवाल नहीं उठाती है। वो सवाल भी उठाना चाहिए कि बिहार के प्रचार से पहलगाम, ये बिहार के प्रचार से छोटा है या बड़ा है? पहलगाम देश से जुड़ा है, पहलगाम इशू। तो मैं समझता हूं कांग्रेस जो टीका टिप्पणी करती है और कोई कर रहा है, हम भी करेंगे, तो उसमें कोई प्रधानमंत्री पे टीका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए डेमोक्रेसी में। क्यों प्रधानमंत्री कोई अलग है क्या? टिप्पणी ये भी की जा रही कि कल मोदी आए थे मुंबई में और इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो उनको संजय राउत जी कहे कि 15 दिन सभी कार्यक्रम रद्द चाहिए थे, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। ये देखो, अभी वो आके गए, क्या समिट था वो अलग था, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे एक मालूम है कि ये होने के बाद भी तुम्हारा मन की बात ही चालू है, ये होने के बाद भी तुम्हारा प्रचार ही चालू है। सब में पहला ऑब्जेक्शनेबल ये इशू है कि अगर तुम इंटरनेशनल कहीं बाहर थे, कहीं देश में, ये दौरा छोड़ के तुम इंडिया में आए तो काय के लिए आए थे? पहलगाम अटैक हुआ इसलिए आए थे ना। तो सर्वदलीय बैठक बुलाए तो प्रधानमंत्री है, तो उसका सीरियसनेस और बढ़ता है ना। तो वो छोड़ के तुम अगर चुनावी प्रचार कर रहे तो तुम क्या संदेश देते हैं पूरे अपने हिंदुस्तान को? मैं समझता हूं 26 लोगों की, 27 लोगों की जो हत्या हुई है, देश के लिए दुखदायक है, दर्दनाक है। इसका बदला लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका भी अपने को सिखा रहा है। अमेरिका तो बोलते ट्रंप मेरा माय फ्रेंड, नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड। अभी क्या हुआ फ्रेंड का? देखो, सलाह करो बोल रहा हो, चर्चा करो बोल रहा हो,
उन्होंने तो ऐसा कहना था कि चलो पाकिस्तान पे अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वैसा नहीं कहा है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी पूरे विश्वव्यापी छवि बनाने के पीछे लगे हैं, लेकिन इस दौर में पहलगाम के बाद कितने देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए, ये भी सोचने की जरूरत है। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे, एक शो आया है हाउस अरेस्ट, एजाज खान एक्टर है, उसका होस्ट कर रहे, बहुत ही अश्लीलता दिखाई जा रही है वीडियो में। इसके पहले हमने कई सारे शो देखे थे जिसको एक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस शो के लिए शिवसेना किस तरह से मांग करेगी? क्या मुझे ये कौन अरेस्ट करने की मांग करेगी? मुझे देखा भी नहीं, कौन एजाज खान बिन करने की मुझे मालूम नहीं। अरे हम देखते भी नहीं ऐसा कुछ, इसलिए देखिए सिवाय उस पर कुछ रिएक्शन करना गलत है। मैं तो पहली बात ये एजाज खान कौन है मेरे को मालूम नहीं। अश्लीलता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। एजाज खान क्या किसी ने भी नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कुछ हो रहा तो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में एक बार फिर अडानी पोर्ट इनॉग्रेट होने वाला है केरला में, जहां पीएम मोदी फिर से पहुंचने वाले हैं। अब उनके साथ एक और नेता पहुंच रहे हैं, वो है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, जहां शशि थरूर इस पूरे मुद्दे को वेलकम करते रहता है? ये देखो, तुमने अगर महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा पूछा तो अच्छा है, लेकिन तो भी अडानी के लिए देश में जहां भी जो भी लगे वो हाजिर करना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले समय में देखो तुम, वक्त की जमीन में किसके पास जाएगी तो अडानी के पास जाएगी। और शशि थरूर, जिस प्रकार शशि थरूर तो बड़े मुत्सद्दिक माने जाते हैं, क्योंकि यूनो में भी थे, वो कांग्रेस के नेता भी है। अगर उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ वो स्वागत कर रहे होंगे तो उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन अडानी को लेकर हम बोले तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जरूरत पड़े अडानी को पूरी मदद, जहां नहीं जरूरत नहीं पड़े तो भी जबरदस्ती मदद भारत की सरकार कर रही है, वो तो हो रहा है। सर पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान काफी आक्रामक हो गया। पाकिस्तान के नेता कहे या वहाँ के पूर्व नेता कहे, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। परमाणु बम छोड़ने की बात करें कि परमाणु बम छोड़ देना चाहिए, अगर पानी बन जाए तो खून की नदियां बहेंगी। पाकिस्तान के रवैये को किस तरह से देखा? ये देखो, पाकिस्तान तो अपने खिलाफ बात करेगा ही, इसलिए हम समझते हैं, मुझे ज्यादा राजनीति कूटनीति इसमें मालूम नहीं इंटरनेशनल, लेकिन पाकिस्तान को तुरंत पाकिस्तान की पूरी आवाज हिंदुस्तान ने जल्द से जल्द बंद करनी चाहिए। ये जनता की मांग है, बस मेरी भी वैसी मांग है। थैंक यू। तुम गुनांगन से